अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। इस क्लास में हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है लेट अ फंक्शन f बी कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b एंड f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। प्रूव दैट f इज कांस्टेंट ऑन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b। शो दैट यूजिंग दिस प्रूव दैट sin square x plus cos square x is equal to 1 for all real numbers x। आपसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन f जो है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x जो है वो 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग टू द ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। अगर ये दो बातें होल्ड कर रही हैं तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करें कि आपका फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट है और फिर इस चीज़ को यूज़ करते हुए प्रूफ करें कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट बिलोंग टू द रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। एक चीज़ नोट करें, आपका फंक्शन जो वो किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है और इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल के ऊपर इसका डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव चाहे 0 है तो डिफाइंड ही, तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को फुलफिल कर रहा है और इसीलिए हम इस फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस ओपन इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट लेंगे। सपोज़ करें एक पॉइंट x1 है और दूसरा x2 है। ये दोनों किससे बिलोंग करें, ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b से। और इसके अलावा ये भी सपोज़ करें कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स की मदद से एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं, ओपन इंटरवल फ्रॉम x1 टू x2। अब एक चीज़ नोट करें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये वाला जो ओपन इंटरवल है ये भी इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला ओपन इंटरवल इस ओपन इंटरवल का एक सब इंटरवल है या सबसेट है। और चूंकि आपका फंक्शन जो है वो इस इंटरवल के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो 0 के इक्वल है, तो इसी तरह से इस इंटरवल के सब इंटरवल के ऊपर भी आपके फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और 0 होगा। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव क्या है, 0। क्लियर हो गया। और दूसरी बात, आप इन्हीं दो पॉइंट्स की मदद से क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम x1 टू x2 भी बना सकते हैं। ठीक है, और चूंकि आपका फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है और ये वाला इंटरवल जो है वो इस वाले क्लोज्ड इंटरवल का सब इंटरवल है, तो फिर आपका फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, अगर एक फंक्शन जो है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है तो वो फंक्शन जो है वो उस इंटरवल के किसी भी सब इंटरवल के ऊपर डेफिनेटली कॉन्टीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबिलिटी का भी यही केस है। ठीक हो गया। अब चूंकि आपका फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है और इसके करस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर इसका मतलब है आप मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेगा, बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल फ्रॉम x1 टू x2, सच दैट f of x1 माइनस f of x2 डिवाइड विद x1 माइनस x2 इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c। ठीक है, c किससे बिलोंग करा है, इस इंटरवल से। अभी मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये c पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो फिर c जो है वो इस इंटरवल से भी बिलोंग करेगा और आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जो है चूंकि इस पूरे इंटरवल के ऊपर 0 है तो फिर c के ऊपर भी 0 होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि आपके इस वाले इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है और आपके फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिफाइंड है और 0 है और c चूँकि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है
जिसकी वजह से ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न आपने यहाँ पर क्लियरली लिखनी है, पूरी लिखनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नोट करें कि x1 और x2 बराबर नहीं है। x1 x2 से छोटा है। अगर बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब है x1 माइनस x2 जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप दोनों साइड्स को x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x1 f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। और यहाँ से आपको क्या पता चलता है, f ऑफ x1 जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ x2। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस पूरे इंटरवल पर चेंज नहीं हो रही, इक्वल है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप इसके मज़ीद सब इंटरवल्स बनाते रहेंगे तो उनके ऊपर दोबारा से यही रेपिटेशन करते रहेंगे, यही आइट्रेशंस करेंगे, तो फिर उसमें भी यही इक्वालिटी आपके पास आती रहेगी। और यहाँ से क्लियर होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट है, और ये चूँकि इसका सब इंटरवल था तो इसके ऊपर भी ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया। और ये इसका एक सब इंटरवल तो है लेकिन आर्बिट्रेरी सब इंटरवल है। तो इसी तरह से इसके जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनके ऊपर आपका फंक्शन इसी तरह से कांस्टेंट आएगा। तो इससे पता चलता है कि आपका फंक्शन जो है वो इस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी इस इंटरवल की बात करनी चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर कांस्टेंट है। ठीक है। एफ इज़ कांस्टेंट ऑन दिस इंटरवल। दोबारा से सुन लें कि आपका जो फंक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कांस्टेंट आया है, और ये जो क्लोज्ड इंटरवल था वो इस इंटरवल का एक आर्बिट्रेरी सब इंटरवल था। ठीक हो गया। तो इस आर्बिट्रेरी सब इंटरवल के ऊपर अगर आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट आ रहा है तो फिर इसके जो भी जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा। और उन जब सारे के सारे सब इंटरवल्स का जब आप यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डेफिनेटली इसके इक्वल आएगा। और उन सब के ऊपर अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो फिर उनके यूनियन के ऊपर यानी कि क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के ऊपर भी आपका फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी लॉजिकल बात, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। इसमें आप क्या सपोज करेंगे, f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक करेंगे क्या ये वाला जो फंक्शन है वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। सबसे पहले नोट करें कि पूरे रियल नंबर के ऊपर आपने चेक करना है, फॉर ऑल x मेंबर ऑफ रियल नंबर्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस पूरी रियल लाइन के ऊपर साइन x और कॉस x दोनों कॉन्टीन्यूस हैं। ठीक है। साइनोसाइडल वेव्स बनती हैं इनके ग्राफ में, तो ये कॉन्टीन्यूस है, ये कॉन्टीन्यूस है, तो इनके स्क्वायर्स भी डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस होंगे। और फिर इन दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का जो सम है वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसका मतलब है पहली वाली कंडीशन तो इसमें होल्ड कर रही है। अब दूसरी कंडीशन चेक करें डेरिवेटिव निकाल के कि पूरी रियल लाइन के ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है कि नहीं आता। इसका डेरिवेटिव 2 sin x cos x, और इसका जो है प्लस 2 cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ये दोनों सेम है और एडिटिव इन्वर्सेस हैं, कट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x विच बिलोंग टू द रियल लाइन, इनके लिए आपके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो आपका फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो ये वाला है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन की दोनों कंडीशंस को यूज़ करा है। अब चूँकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन f ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कांस्टेंट c स्टैटिक कह दें, ठीक है, या d कह दें, कुछ भी कह दें, a कह दें। अब ये कांस्टेंट हो गया। अब आप क्या करें कि
x जो है वो आप कोई आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लें और हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट के लिए x को जो है वो 0 पुट करेंगे। देखें x जो है ना आप पूरी रियल लाइन से बिलोंग करा, तो 0 भी चूँकि एक रियल नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 ले सकते हैं। अगर आप x की जगह 0 लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे लेट वी पर्टिकुलरली चूज़ x इज़ इक्वल टू 0 या लेट वी चूज़ x इज़ इक्वल टू 0। तो फिर जो सी स्टेरिस्क है वो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 0 प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ 0। ये तो टर्म होगी 0। कॉज ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब हुआ सी स्टेरिस्क 1 के इक्वल है। तो x की इस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि 0 है, इसके लिए सी स्टेरिस्क क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और हमें इसकी वैल्यू 1 ही चाहिए थी। तो अब आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल हो गया, सी स्टेरिस्क इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल लाइन। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज है एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, और सेकंड पीस है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। आपसे पूछा जा रहा है कि डज द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड फॉर एफ ऑन 1/2 to 2। तो ओपन इंटरवल है, सॉरी क्लोज इंटरवल है फ्रॉम 1/2 से लेकर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंटरवल के ऊपर क्या आपका फंक्शन जो है वो उस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। यानी कि हमने चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम का हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले आप कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। तो ख़तरा किस जगह पर है, x इक्वल टू 1 के ऊपर। इसके ऊपर हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं, क्योंकि अगर x लेस देन 1 है तो फिर x स्क्वायर के इक्वल होगा और ये तो डेफिनेटली एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x जो है वो x के इक्वल आ जाता है, तो ये भी एक लीनियर और कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, कहीं पे ब्रेक पॉइंट नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ किस जगह पर आ सकती है, वो है x इज़ इक्वल टू 1। x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। और इसी तरह से लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स जो हैं वो x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर क्या क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x, राइट वाले केस के लिए ये बन जाता है 1, ये बन जाता है x। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, यहाँ पर x आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करें 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट के लिए ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट x स्क्वायर, और इस पे आप लिमिट अप्लाई करें ये दोबारा से 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 के ऊपर भी ये कॉन्टीन्यूस है। 1 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है तो फिर इसका मतलब है कि बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर भी कॉन्टीन्यूस हो, तो हमने पहले चेक कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है वो पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले इंटरवल के ऊपर भी कॉन्टीन्यूस होगी क्योंकि ये इसका सब इंटरवल है। तो ये तो एक बिल्कुल हम इसको रेडिली चेक कर सकते थे। अब हम चेक करेंगे डिफ्रेंशिएबिलिटी, वो इसमें मेन पॉइंट है। डिफ्रेंशिएबिलिटी आप चेक करें इसकी, x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर कॉन्टीन्यूटी तो चेक कर ली। डिफ्रेंशिएबिलिटी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, किस पॉइंट पर, x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक हो गया। या तो इसको खाली 1 ही लिख लें, ये किसके इक्वल है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगेगी, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है आपके डेरिवेटिव की। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ
एक्स माइनस एफ ऑफ जिस पॉइंट के ऊपर आप ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डिवाइड विद एक्स माइनस 1। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 1 के स्केयर के इक्वल है, तो ये तो हो गया 1। और जब x जो है वो 1 से लेफ़्ट साइड से होता हुआ x की तरफ x जो है वो 1 से लेफ़्ट साइड से होता हुआ 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, तो फिर एफ ऑफ x जो वो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा x माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। अब इसके बाद आप क्या करें, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये x प्लस 1 x माइनस 1 बनेगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, x माइनस 1 कट, आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा, लिमिट पुट करें तो 2 बन जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालें, और ये लिमिट्स के जो क्वेश्चन है वो हम बहुत डिटेल से चैप्टर 1 में कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड विद x माइनस 1, ठीक है, फार्मूला यूज़ किया, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ किया, सॉरी। अब x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट के लिए फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन है? x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और f ऑफ 1 तो 1 है, डिवाइड विद x माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, ये कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसके ऊपर लिमिट लगाएं तो दोबारा से 1 आ जाता है। तो ये दोनों लिमिट्स के आंसर सेम नहीं आए, तो इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। और नोट करें कि x इज़ इक्वल टू 1 जो है वो इसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में से एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप क्या कर, आप इस फंक्शन के ऊपर इस इंटरवल में मेन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे आगे आप लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल on x is equal to 1 which belongs to this interval, therefore we cannot use the mean value theorem on this function. Question number 18, इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है let n be a positive integer, apply Rolle's theorem to the function capital F of x is equal to, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया है f of x, f of a, f of b, x power n, a raised to the power n, b raised to the power n, 1 1 and 1। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है और रोल्स थ्योरम की एक जनरलाइजेशन बनानी है, ठीक है, एक रिज़ल्ट निकालना है जो कि रोल्स थ्योरम की एक जनरलाइजेशन होगी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले चेक करें कि इसके ऊपर आप रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हुआ कि जब आप इसको ओपन करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो फिर वो जो सम बनेगा वो भी क्या होगा, डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कंडीशन तो होल्ड कर रही है रोल्स थ्योरम की। बहरहाल वो हमने चेक नहीं करनी क्योंकि हमें फंक्शन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई एफ़ के बारे में, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रोल्स थ्योरम लगाएंगे। और इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एफ कैपिटल एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। f ऑफ a की पावर n 1, f ऑफ a की पावर n 1, f ऑफ b की पावर n 1। ये दोनों कॉलम्स इक्वल हैं, तो फिर इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो चीज़ें आपको पता है फर्स्ट ईयर में सीखी हुई हैं। ये डिटर्मिनेंट हो गया 0। इसी तरह से f ऑफ b जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो आपका ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर आप जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आएगा, ज़ीरो। अब आप क्या करें कि इसका डेरिवेटिव निकालें। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा आपके पास, पहले आप इसको एक्सपेंड करके लिखें। क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद ए एन बी एन 1 and 1। ठीक हो गया। फिर -c1 से इसको एक्सपेंड करें, x की पावर n, डिटर्मिनेंट f of a f of b, और यहाँ पर 1 and 1 आ जाएगा, और फिर इसी तरह से +1, और डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, f of a f of b a पावर n b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है, a और b कांस्टेंट है, इनकी पावर्स भी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट जो क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से f ऑफ a f ऑफ b ये भी नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो ये पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, और इसी तरह से ये वाला डिटर्मिनेंट भी कांस्टेंट है, और ये पूरी टर्म ही कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x। ये कांस्टेंट टर्म है तो फिर ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे, a की पावर n b की पावर n 1 and 1। और फिर इधर जो ये कांस्टेंट है तो इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा, इस तरह इसी तरह इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएं, पावर शुरू में पावर में से एक लेस। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ a f ऑफ b, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज़ रहेगी, इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमने रोल्स थ्योरम चूँकि लगाना है तो फिर ये डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है, एट x इज़ इक्वल टू c। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर c लगा देना है। ठीक हो गया, यहाँ पर भी c आ जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, टर्म्स को इधर उधर करना है, तो आपके पास डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको उठा के दूसरी साइड पर लेकर जाएं, n c की पावर n-1, और इसको चाहें तो थोड़ा खोल लें, ये क्या बनेगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ b, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने खोल दिया, तो इसको आप दूसरी तरफ लेकर गए, इसको इधर ही रहने दे दें, f प्राइम ऑफ c को, इसका आगे जो डिटर्मिनेंट है वो खोल दें, वो क्या बनेगा, a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है जी, अब आप क्या करें, इसको उठाकर इधर लेकर आ जाएं, डिवाइड विद a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c डिवाइड विद n c की पावर n माइनस 1। तो ये एक जनरलाइजेशन बन रही है किसकी, रोल्स थ्योरम की, सॉरी ये मीन वैल्यू थ्योरम की जनरलाइजेशन बन रही है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम ही की तरह का है, थोड़ा सा इस टर्म की एडिशन हो रही है और यहाँ पे पावर्स की एडिशन हो रही है। ठीक है, पावर दैट हो गई हुई है, n आ गई है पावर, यहाँ पे भी n पावर आ गई है, यानी कि जनरल पावर आ गई है यहाँ पर, और वहाँ पर जो था क्या थी, पावर 1 थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ना n c की पावर n माइनस 1 आ गई है, ये जनरल टर्म आ गई है। वहाँ पर n की जगह क्या था, 1 था, ये 1 करें, n की यहाँ पर n 1 करें तो ये 0 बन जाएगा, c की पावर 0 1, और ये भी 1। ठीक है, तो फिर आपके पास जब आप n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर आपके पास जो आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है सीधे वाला सादा सा, वो वाला आ जाएगा, और जबकि ये वाली जो चीज़ है वो उसी थ्योरम की जनरलाइजेशन है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि डज द रिज़ल्ट होल्ड फॉर n लेस दैन 0।
जब n नेगेटिव हो तो फिर क्या यही जनरलाइजेशन होल्ड करेगी या नहीं होल्ड करेगी? देखें, जब आप n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो फिर आपकी पूरी कंसीडरेशन में प्रॉब्लम किधर आएगी? इस जगह पर आएगी, x की पावर n में। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आता है? n x की पावर n माइनस 1। अब अगर n नेगेटिव है तो फिर n माइनस 1 क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप n क्या पुट करते हैं, n नेगेटिव है तो आप इसको पुट करेंगे माइनस m। इसमें m जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। ठीक हो गया? तो फिर जो n है वो क्या बन जाएगा? डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये पॉजिटिव टर्म है, तो फिर ये रिज़ल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसको यहाँ पर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम प्लस माइनस एम माइनस 1, यानी माइनस कॉमन करें तो m प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको नीचे लेकर आएँ तो माइनस एम डिवाइड विद एक्स की पावर m प्लस 1 आ जाएगा। अब इस क्वांटिटी को देखें, ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। ये क्वांटिटी x इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x 0 लगाएंगे तो 0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 0 के ऊपर इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। और डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है यहाँ पर, रोल्स थ्योरम को चूँकि हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने इंटरवल में से x इक्वल टू 0 को निकाल देंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, ये जो डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड है। तो सिर्फ x इक्वल टू 0 के ऊपर हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो हमारा इंटरवल ऑफ कंसिड्रेशन है उसमें x इक्वल टू 0 अगर मौजूद नहीं है तो फिर n लेस दैन 0 के ऊपर आप ये वाली जनरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जनरलाइजेशन n लेस दैन 0 के ऊपर होल्ड करेगी व्हेन x इक्वल टू 0 इज़ नॉट इन द डेफिनेशन इन द इंटरवल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और वो इंटरवल क्या था? इंटरवल फ्रॉम a टू b, क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b। इस इंटरवल में आप इसमें x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब आप इस जनरलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यह भी इंतहाई सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए एक दफ़ा दोबारा से आप मेन वैल्यू थ्योरम जो मैंने कराया था उसमें मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाया था, उसको दोबारा से देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि लेट पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, be any points on the graph of a parabola y is equal to f of x is equal to ax square plus bx plus c। सपोज करें कि ये दो पॉइंट्स जो हैं वो इस पैराबोला के ग्राफ के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, ये पैराबोला कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई वाली फॉर्म कुछ बन रही है। तो इसका ग्राफ जो है वो ऊपर वाली साइड पर ओपन होगा, तो ऐसा कोई इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, कोई से दो पॉइंट्स कह रहा है कि इसके ऊपर मौजूद है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बाय द मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। तो कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम अगर यूज़ करें तो इसमें एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिस पर आप टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक हो गया, कॉर्ड ए बी के पैरेलल हो जाएगा इस पॉइंट का टेंजेंट। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए हैं x3 y3। यह तो डेफिनेशन थी किसकी? ज्योमेट्रिकल मीनिंग था आपके मीन वैल्यू थ्योरम का। आपने ये प्रूफ करना है कि इसमें जो x3 है इस पॉइंट में, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2 डिवाइड विद 2। ठीक है, यानी x1 और x2 जो ये x वैल्यूज़ बन रही हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की, इनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मिड पॉइंट की x वैल्यू जो है वो x3 के इक्वल होगी। ठीक है, अब आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है।
तो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, इंटरवल आप लेंगे फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर जब आप मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड विद x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड विद f प्राइम ऑफ c। अब आपके पास ऑलरेडी ये पॉइंट दे दिया हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम वाला पॉइंट बन रही है, और इसकी x वैल्यू क्या है, x3 है। c की जगह क्या आएगी, x3 आएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। f ऑफ x1 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह x1 डाल दें, ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c माइनस f ऑफ x2 डालें, ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c। ठीक हो गया, डिवाइडेड विद x1 माइनस x2। इसके बाद f प्राइम ऑफ x3 निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालें। f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, 2ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2ax3 प्लस b। ठीक है, ये 2 नीचे आता है। इनमें से क्या क्या कुछ कॉमन कट हो रहा है, c और c कट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस c है, ये माइनस c है, और फिर इन दोनों में से आप अगर a को कॉमन करें तो फिर आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी तरह से इसमें से और इसमें से b को कॉमन करें तो प्लस b जब आप कॉमन करेंगे यहाँ पर x1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस x2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और होल डिवाइडेड विद x1 माइनस x2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2a x3 प्लस b आ रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इधर से आप x1 माइनस x2 और यहाँ से x माइनस x2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लें x1 माइनस x2 को, तो आपके पास रह जाएगा a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस x2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास b, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, x1 माइनस x2। x1 और x2 चूँकि बराबर नहीं हुआ करते तो इसलिए आप पूरी इक्वेशन को x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इनको यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर आपके पास 2ax3 इज इक्वल प्लस b आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ये सब चीज़ें ख़त्म, प्लस b और माइनस b हो जाएंगे कट, क्योंकि इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो माइनस b हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपने x3 की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास x3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड विद x1 प्लस x2, और ये 2 जाके वहाँ 2a जो है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a और a कट हो जाएगा, तो x3 जो है x1 प्लस x2 डिवाइड विद 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है। याद रहे कि यहाँ पर c नहीं लेना, आपने x3 लेना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम के अंदर c इसलिए आता है, वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, मीन वैल्यू थ्योरम के हाइपोथेसिस को, तो फिर आपका जो इंटरवल बन रहा है ना, यानी कि पॉइंट कौन सा बन रहा है, यहाँ पर x1 बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट a रखिएगा और ये पॉइंट b है, यहाँ पर x2। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब आप उस पॉइंट c के ऊपर आप अपने ग्राफ का टेंजेंट लेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो इस कॉर्ड a से b, यानी कि एंड पॉइंट्स जो आपके इंटरवल के, उनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, वो जो कॉर्ड है वो इस टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगी, या टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको वो पॉइंट दे दिया उसने x3 y3 जिसके पैरेलल है, ये जिस पर जब आपने टेंजेंट लिया तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो गया, और इस पॉइंट की x वैल्यू हमें दी हुई है x3, तो फिर इसका मतलब है c जो है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर x3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये थी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।